दोस्तों आज नेशनल इनकम के लेक्चर नंबर 9 पे आ गए हैं और आज हम वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने समझ लिया था कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले मेथड क्या है। तो आज हम इसके हेल्प से जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सब का कैलकुलेशन आज हम सीखेंगे। तो जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी क्या लीजिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है आपका, आज क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। यानी यहाँ पे सिर्फ हम ये क्वेश्चन में बोला है कि दो फर्म है, यानी इकोनॉमी में हम बात कर लेते हैं कि सिर्फ दो ही फर्म है और वो दो फर्म ने कितना कितना वैल्यू ऐड किया है। इसी तरह के ओवरऑल इकोनॉमी में जितने भी हैं सब ने टोटल कितना वैल्यू ऐड किया है, तो सबका सम कर देंगे तो आपका जीडीपी आ जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ दो ही की बात बोला है, तो दो ने कितना ऐड किया कैलकुलेट करके बता दो। तो फर्म ए और फर्म बी, ठीक है। तो देखो लिखा है क्वेश्चन में कि सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड, सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, परचेज बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी, परचेज बाय फर्म बी। ये आपका क्वेश्चन गिवन है और हमने क्या देखना है कि वैल्यू एडेड। तो ये इसका मतलब मैंने बता दिया कि मैं जीडीपी बोलूं या वैल्यू एडेड बोलूं या ग्रोस वैल्यू एडेड बोलूं, मतलब एक ही है। तो यहां पे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए की बात करता हूं। तो फर्म ए की बात करते हैं, तो फर्म ए ने कितना, तो क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला यहां पे है सेल्स। तो मैं यहां पे अगर मैं फर्म ए की बात करूं तो फर्म ए ने कितना सेल किया है, सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड एंड हाउस गवर्नमेंट, जिस किसी को भी बेचा है सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो सेल्स बाय फर्म ए, मैं फर्म ए की बात कर रहा हूं। तो फर्म ए ने किस किस को सेल किया है, ए हाउस होल्ड को और गवर्नमेंट को। हाउस होल्ड को किया है 4,000 रुपए का और गवर्नमेंट को किया है 5,000 रुपए का। यह है आपका ए का सेल्स। एंड परचेज बाय फर्म ए दे रखा है 5,500 रुपए, यानी कि फर्म ए ने, अब ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया फर्म ए का, यानी सेल किया है। इसको खरीदा भी तो था, जो खरीदने की वैल्यू होता है उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स कह लेते हैं। तो यहां पे आपका 5,500 रुपए है, सॉरी दोस्तों, यहां पे ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स दे रखा है। चेंज इन स्टॉक के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो चेंज इन स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब यहां पे हम इसको नील कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जब कुछ नहीं है तो सेल्स 4,000 और 5,000 यानी कि टोटल 9,000 का किया है, तो यही इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा फर्म ए का। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो लिखा है क्वेश्चन में कि परचेज बाय फर्म ए फॉर रुपीज 5,500, यानी कि 5,500 रुपए में खरीदा है। तो इसका मतलब ए ने कितना वैल्यू ऐड किया है, 3,500 रुपए। तो ये फर्म ए द्वारा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए 3,500 करोड़। आगे करोड़ लिखा है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे करोड़। और फर्म बी का डायरेक्टली सेल्स दे रखा है दोस्तों, तो सेल्स चेंज इन स्टॉक नहीं है, तो सेल्स ही उसका क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मैं अगर फर्म बी की बात करूं तो बी के लिए जो है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स सेम बन जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स दोनों में अंतर कब आएगा, जब चेंज इन स्टॉक दे रखा हो। चेंज इन स्टॉक नहीं है तो सेल्स और वैल्यू ऑफ आउटपुट दोनों सेम होगा। तो बी ने कितने रुपए का सेल किया है, 2,000 करोड़ रुपए का। तो 2,000 करोड़ का सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि जो 2,000 में जो इसने बी ने बेचा है, एक्चुअल में उसने कितने में खरीदा था, 1,200 रुपए में। तो सीधी सी बात है, वैल्यू एडिशन आप अपने आप ही सोच लेना कि आपने वैल्यू कितना, आपने किसी चीज को कितने में खरीदा और कितने में बेचा, जो डिफरेंस होता है वही वैल्यू ऐड आपने किया है। तो इसका मतलब बी ने 1,200 में खरीदा, 2,000 में बेचा, कितना इसने वैल्यू ऐड किया अपनी तरफ से, यानी कि अपने हिसाब से कोई प्रॉफिट जोड़ता है ना, तो वही प्रॉफिट को समझ लो वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन मेथड। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आपको इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है।
इसका मतलब इस इंसान ने 800 करोड़ रुपए का वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी कैलकुलेट करना है। हाँ, अब यहाँ पे सेल्स दे रखा है क्वेश्चन में, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 4000 करोड़, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए 1000 करोड़, परचेज बाय फर्म ए 200 करोड़, सेल्स बाय फर्म बी 2940, परचेज बाय फर्म बी 1300। अब यहाँ पे जो है, यहाँ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो जब क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की बात ही नहीं है तो चेंज इन स्टॉक को देख के स्माइल करना है। तो सेल्स ही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट माना जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि फर्म ए ने जो है दो तरह का, एक इंसान जो भारत में जो सामान बनाया गया है उसको दो तरह से बेचा जा सकता है। एक भारत में के लोगों को ही बेचा जा सकता है, इंडिया में ही बेचा जा सकता है, और एक इंडिया से बाहर। तो इंडिया के लोगों को इंडिया में ही जो सामान बेचा जाता है उसको डोमेस्टिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक सेल्स। तो इस सेल्स का मतलब है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, मतलब ये कि आपने जो इंडिया वाले लोगों को बेचा उसको डोमेस्टिक सेल्स कहते हैं, और इंडिया से बाहर में अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज बेची हैं तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट्स। तो इन दोनों का टोटल सम कर देने पर ही आएगा आपका सेल्स, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स अलग से लिखा है और एक्सपोर्ट्स अलग से लिखा है तो आपको ऐड करके सेल्स लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सेल्स दे दिया तो सेल्स का मतलब डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट्स दोनों हैं। तो कंफ्यूज कभी नहीं होना है, याद रख लीजिएगा कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट अगर क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा है और सेल्स भी दे रखा है तो मतलब सेल्स में ये दोनों इंक्लूड है, और अगर सेल्स वर्ड यूज नहीं है, सिर्फ सेल्स, तो इसका मतलब दोनों का ऐड करके सेल्स आएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए 4000 करोड़, यानी डोमेस्टिक सेल्स कितना है? 4000 करोड़ है फर्म ए के लिए, और एक्सपोर्ट्स कितना किया है इसने? 1000 करोड़। तो इसका मतलब इसके लिए जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? फर्म ए के लिए 5000 करोड़। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी ए ने कितने रुपए में खरीदा था? परचेज बाय फर्म ए 200, 200 में खरीदा था। हाँ जी, 5000 रुपए वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ए ने कितने में खरीदा? 200 में खरीदा, 5000 में बेचा, 4800 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। मतलब कि इसने वैल्यू ऐड किया, फायदा समझ लो, वैल्यू एडेड। तो फर्म ए ने कितना का वैल्यू ऐड किया? 4800। वैसे ही अगर मैं फर्म बी की बात करूं तो बी ने कितने में खरीदा, कितने में बेचा? बी ने सेल किया है 2940 करोड़ रुपए में, और खरीदा कितने में था? 1300 रुपए में। तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, हाँ जी, तो इसका मतलब अगर मैं कहूं ए ने 4800 करोड़ का वैल्यू ऐड किया है और बी ने 1640। अगर मैं पूरा दोनों का सम कर दूं तो 4800 प्लस 1640, इन दोनों को ऐड करने पे कह सकते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट करना फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में क्या क्या हेल्प से? सेल्स बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट दे रखा है, सेल्स बाय फॉर्म ए दे रखा है, सेल्स बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड दे रखा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फॉर्म ए दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी, परचेज बाय फॉर्म ए दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स पेड दे रखा है, बोथ द फॉर्म 75 दे रखा है दोनों फॉर्म का, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी दे रखा है। अब इतने के हेल्प से आपको नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। तो नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? आपको कैलकुलेट करना होगा जीडीपी, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्म बी का क्वेश्चन में देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 40 करोड़ दे रखा है और ओपनिंग दे रखा है 30। तो 40 में से 30 घटा देंगे तो 10 करोड़ जो आ गया। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी,
तो फर्म बी का आ गया 10। तो ये आपका ये सेल्स था बाय फर्म बी, ये है चेंज इन स्टॉक बाय फर्म बी। तो आ गया आपका 450 460 करोड़। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट दोनों का आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट है 520 करोड़ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब परचेज कितने में किया था। तो ए की बात कर रहे हैं, तो ए का देखिए परचेज बाय फर्म ए 320 करोड़ 320 करोड़ रुपए दे रखा है। तो इसका मतलब 200 करोड़ रुपए जो आ गया इसका वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। और फर्म बी का क्या है वैल्यू एडेड, यानी कितने में खरीदा है। हाँ, आप जरा देखेंगे कि सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन के 10th एडजस्टमेंट कि सेल्स बाय फर्म ए टू बी, यानी ए ने बी को बेचा है 200 करोड़ में। तो ए ने बी को 200 करोड़ में बेचा है, तो ये तो सर आपने इंक्लूड किया ही नहीं। तो अगर ये आपने इंक्लूड नहीं किया है तो फिर कैसे? तो दोस्तों ये डायरेक्टली सेल्स गिवन था इस क्वेश्चन में 500 करोड़। क्या लिखा है जरा ध्यान से ऊपर देखिए, सेल्स बाय फर्म ए। और जब क्वेश्चन में सेल्स लिखा है तो इस सेल्स में इंडिया में उसने किसको बेचा? ए को, बी को, सी को, डी को, जितने मर्जी को बेचा। इंडिया से बाहर किसी को बेचा, सारे कुछ इसमें इंक्लूड है। तो इसीलिए जो सबसे लास्ट में लिखा है कि ए ने बी को बेचा है वो इस सेल्स यानी 500 करोड़ में इंक्लूडेड है। जब भी सेल्स लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें डोमेस्टिक यानी इंडिया में किसी को भी बेचा है, इंडिया से बाहर जो बेचा है, सबका सम है सेल्स। तो इसीलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। हाँ, ये बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, क्योंकि अगर ए ने बी को बेचा है तो बी ने तो खरीदा होगा ना। तो जब मैं बी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करूंगा तो बी के लिए ये कंसीडर किया जाएगा एज ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बी का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है 460 करोड़ है और माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि बी ने कितने में खरीदा। तो ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं कि बी ने ऊपर बेचा है, सबसे लास्ट में लिखा है सेल्स बाय फर्म ए टू बी, यानी ए ने बी को बेचा है तो इसका मतलब बी ने खरीदा है ना। तो बी के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसीडर किया जाएगा और वो जो 460 में जो उसका नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से माइनस कर देगा कितना? 200 करोड़। तो आ जाएगा इसका 260 करोड़ जो है वो क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। हाँ जी, तो एक इकोनॉमी में मान लेते हैं कि दो ही फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए ने 200 करोड़ वैल्यू ऐड किया, फर्म बी ने 260 करोड़ रुपए वैल्यू ऐड किया। तो हमने जीडीपी, मैंने क्या कहा था कि जीडीपी का मतलब क्या है? एक इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर होते हैं उन सब ने कितना कितना वैल्यू ऐड किया, उन सब का सम कर देंगे। तो एक इकोनॉमी में जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि दो ही फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी। तो ये जो वैल्यू एडेड हमने कैलकुलेट किया है इसी को ग्रोस वैल्यू एडेड भी कहते हैं और एट एमपी ही होता है। तो इसका मतलब जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी बाय फर्म ए 460 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है, तो यानी कि 460 करोड़ फर्म ए और फर्म बी दोनों ने कैलकुलेट किया है। तो यही आपका क्या आ गया? जीडीपी। अगर हम ये मान लें कि एक इकोनॉमी में सिर्फ दो ही फर्म है बस, तो आपका जीडीपी 460 करोड़ माना जाएगा और इसी को ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी भी कह सकते हो। तो आप इससे आगे इस क्वेश्चन में और कैलकुलेट करने के लिए बोला है ग्रोस डोमेस्टिक। हमने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट है आपका नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जीडीपी, हाँ जी, एनडीपी एट एफसी, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एक और नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। तो नेट वैल्यू एडेड एट एफसी बोलो, मैंने जैसे कि बताया ग्रोस वैल्यू एडेड को जीडीपी कहते हैं, तो वैसे ही आपको नेट वैल्यू एडेड का मतलब जो है
NVA@FC कैलकुलेट करना है तो मैं इसको NDP भी कह सकता हूँ। और NDP का फॉर्मूला बताया था, ये GDP है MP। तो ये जो पहला वाला आपका ग्रोस है, इस ग्रोस से नेट पे आने के लिए क्या करना होता था, माइनस करना होता था डेप्रीशिएशन। और ये जो MP है, MP से FC पे आने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ता था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों फर्म का इंक्लूड होके 460 GDP आया है, तो 460 करोड़ में से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन ऑफ बोथ दी फर्म एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ दी बोथ दी फर्म। तो ये दोनों माइनस कर देंगे। हाँ जी, आपका आ गया NDP कह लो या नेट वैल्यू एडेड एट FC कह लो, 265 करोड़। 460 दोनों के सम से आया था GDP। डेप्रीशिएशन यानी कि डेप्रीशिएशन को दूसरे भाषा में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं और रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। तो डायरेक्टली दे रखा है दोनों फर्म का, कुछ ना लिखा तो दोनों का मानेंगे 120 करोड़। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ दी फर्म यानी दोनों का 75 करोड़ दे रखा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इस क्वेश्चन में सब्सिडीज नहीं दे रखा है, तो जब ये सब्सिडीज नहीं दे रखा है, ये 75 में से 0 घटाओगे तो आपका 75 ही आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आपका आ गया NDP। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। और मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराने के बाद इसके अब जितने भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब NDP एट FC। तो हमें 3 चीज अलग अलग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने का होता है फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कैलकुलेट करेंगे। और फिर इन दोनों के हेल्प से हम वैल्यू GDP ग्रॉस वैल्यू एडेड, फिर हम NDP कैलकुलेट करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट से आपने कितने का परचेज किया है, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक। इंक्रीज इन यानी इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक यानी कि आपका चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है और चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली 60 है। तो जब इंक्रीज होता है तो मतलब प्लस है, अगर डिक्रीज लिखा होता तो मतलब माइनस करते। सीधा सीधा हमें प्लस माइनस दो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो करते हैं वो नहीं करना है। अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने पे अगर प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कह लो, और अगर माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज इन स्टॉक या फिर चेंज इन स्टॉक। तो आपको बस ये इतना ध्यान रखना है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये भी आपका क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है आपका। उसके बाद क्या है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हमने बाहर से खरीदा। इंडिया से जो खरीदते हैं उसको डोमेस्टिक परचेज कहते हैं, बाहर से जो खरीदते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो ये दोनों आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। उसके बाद दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स यहाँ पे आएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रीशिएशन दे रखा है। पावर चार्जेस, पावर चार्जेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है एक प्रकार से, सामान को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना मतलब कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है वो, पावर चार्जेस आपका क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सपोर्ट मतलब सेल्स में आएगा। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का इंपोर्ट नहीं लेंगे दोस्त, क्योंकि इंपोर्ट मशीनरी जो है एक प्रकार से स्टॉक है, और मैंने बताया कि स्टॉक में जो एडिशन होता है वो हमने चेंज इन स्टॉक में ले लिया है। तो जो चेंज इन स्टॉक इंक्रीज दे रखा है उसमें ये मशीनरी की भी वैल्यू एडिशन हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना हमने बेचने के पर्पज से जो लाए नहीं है तो वो सेल किए ही नहीं है, तो वो मशीनरी जो है यूज करने के पर्पज से लाए तो वो हमारे लिए एज ए स्टॉक माना जाएगा। तो जो इंक्रीज इन स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है उसमें मशीनरी की वैल्यू कितना ऐड हुआ है वो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो कभी भी कोई भी फिक्स एसेट्स का अगर परचेज दे रखा है तो उसको देख के स्माइल करना है। आगे दे रखा है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST, और GST को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सब्सिडीज दे रखा है और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपने खुद के कंजम्पशन, मैंने बताया कि अगर कोई सर्विस सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं, बट अगर गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं तो उसको कंसीडर करते हैं एज ए सेल्स, तो वो सेल्स में आएगा। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स।
930 करोड़ आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट बताया कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स कैलकुलेट कर लिया हमने। सेल्स में क्या क्या आ गया, डोमेस्टिक सेल्स आ गया, एक्सपोर्ट आ गया। दो ही तरह का सेल हो सकता है, एक डोमेस्टिक जो इंडिया में बेचा गया, इंडिया से बाहर, तो दोनों का सम कर दिया। और तीसरा जो इंडिया में बेचा गया है सेल कंजम्पशन के लिए, जो आपने बेच दिया इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सेल, जो बाहर बेच दिया उसको आपने क्या कह दिया, एक्सपोर्ट कह दिया। और वो गुड्स जो आपने सेल कंजम्पशन के लिए यूज कर लियो तो वो भी कंसिडर किया जाता है सेल्स में। तो तीनों का सम कर दिएंगे, 1410 करोड़ आ गया। चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी आपको दे रखा है 60, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया तुम्हारा 1470 करोड़। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, जो इंडिया से सामान खरीदा है 400 करोड़ का। हमने इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट मतलब बाहर से जो खरीदा है 120 करोड़। और पावर चार्जेस मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन का खर्चा है तो वो भी इनपुट का कॉस्ट होता है, वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है, तो वो 20 करोड़। तो आपका 540 करोड़ जो आ गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1470 में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा दिए तो आपका आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी या जीडीपी एट एमपी 930 करोड़। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसी को हम एनडीपी एट एफसी भी कह सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है कि ये जो जीडीपी आया है आपका एट एमपी, क्योंकि हमेशा जो कैलकुलेट होता है एमपी पे होता है, तो देखो जी से एन पे जाने के लिए माइनस करना होगा डेप्रीशिएशन, और एम से एफ सी पे जाने के लिए माइनस करना होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका क्वेश्चन में जीडीपी आ गया 930 करोड़, माइनस ये दोनों कर दीजिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स को ही जीएसटी कहते हैं और माइनस कहते हैं सब्सिडीज। 900 करोड़ आ गया। देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी 10 करोड़ दे रखा है, सब्सिडीज 30 करोड़, तो माइनस का 20 करोड़ आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। और माइनस का 20 जो दे रखा है ये फॉर्मूले में माइनस है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो आपका 900 करोड़ क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी आ गया। तो इसी तरह से आप बाकी के सारे क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें मेरे नोट्स में जो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तीनों को अलग अलग दे रखा है। तो मैंने बताया कि एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, तीनों सेक्टर के जो ग्रोस वैल्यू एडेड है वो सम कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एट एमपी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 यानी 1 से 12 तक के इसमें 12 क्वेश्चन दे रखे हैं मेरे नोट्स में, वो 12 के 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो जाता है तो इन सारे 12 क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर का मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वहां से भी अगर समझ में नहीं आता तो आप डाउट कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा मैं आपके सारे जवाब का रिप्लाई करने का। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।